यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले विद्यार्थी हो तो यह वीडियो देख लीजिए। बिल्कुल इस वीडियो से आपको बता दें, अगर 1 से 100 अश्लील प्रश्न आप देख लेते हैं तो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में 30 से 40 प्रश्न रहने वाला है, क्योंकि यह इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताया जाए बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि आप लोग जानते हैं कि मैथ का जो भी पेपर आता है उसमें बिल्कुल नए नए प्रश्न होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न सारे नए होते हैं लगभग, और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो पुराने रिपीट किए जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि नियम नए नहीं होते हैं, यानी मैथ का क्वेश्चन नया हो सकता है, आपका नियम सेम रहेगा। तो बिल्कुल हम जो भी प्रश्न इस वीडियो में बता दे रहे हैं वो आप देख कर निश्चित रूप से आप 100 अश्लील प्रश्न में 50 अश्लील प्रश्न बना कर आइए, क्योंकि सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न, चुना हुआ प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न में कह रहा है, बिल्कुल एक नंबर प्रश्न में समझना है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा के मान कितना होना चाहिए। यदि साइन थीटा की जो मान हो या कॉस थीटा के जो मान हो, इसमें हम थीटा कौन सा रखेंगे कि दोनों मान इक्वल होगा। तो बिल्कुल याद रखना है कि इसमें 45 है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है, और वही आप पढ़े हुए हैं कि साइन 45 का भी मान 1/√2 होता है। बिल्कुल आपको समझ कर बनाना है। देखिए यहाँ कॉम्बाइंड क्वेश्चन, मैथ की जो क्वेश्चन होती है बिल्कुल थोड़ा सा माइंड पे आधारित क्वेश्चन होती है, तो कोशिश करना है कि समझ समझ के बनाना है। आप बिल्कुल वीडियो देख कर जाइए, इसी तरह के आपके पेपर पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए 2 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि एक वृत्त की व्यास कितना है, 14 cm है, तो इसकी परिधि क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त का परिधि कितना होता है, 2πr होता है, यानी 2 गुने पाई के मान 22/7 हो जाएगा। और वही व्यास कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, यानी 14/2 कर लेंगे। ठीक है, अब 2 से 2 कट गया, 7 से 7 दूनी 14, यानी 22 में 2 से गुना कर लेंगे तो 44 cm, जो हमारा ऑप्शन डी में बिल्कुल सही उत्तर है। इसलिए 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगली प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि 3 नंबर प्रश्न में कि बिंदुओं -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी क्या होगा। तो बीच की दूरी तो आप लोग जानते हैं x1 - x2 होता है। तो अगर आप 5 में से -1 को घटाते हैं तो आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होकर 4 हो जाएगा। 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और प्लस में आप 7 में से 3 घटाते हैं, 4 4 के स्क्वायर कितना होता है, 16। अब रूट के अंदर दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 32, और 32 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो यह होने वाला है 16 गुने 2, यानी 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4√2। तो याद रखना है कि देखिए बिल्कुल आपको पढ़ना है क्वेश्चन और बनाना है। आप वहाँ अगर बेचैन होते हैं तो आप क्वेश्चन जानते हुए भी आप हल करके नहीं आइएगा। इसलिए सही प्रश्न का सही उत्तर जो हो गया 4√2। चलिए अगली प्रश्न की ओर देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एक द्विघात समीकरण bx² + x + c के मूल समान होंगे। आप लोग पढ़ते होंगे कि मूल होता है b² - 4ac, लेकिन अगर b² - 4ac कर देते हैं तो बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास a के जगह पर कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है, और b के जगह पर a, बिल्कुल रिवर्स कर दिया गया है। तो आप क्या कीजिए, b का स्क्वायर होता था, b की जगह पर a है तो a का स्क्वायर, -4ac होता है तो 4 गुने a के जगह पर b है और c, यानी a² - 4bc। देखिए कहाँ दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी में दिया हुआ है, यानी a² - 4bc। इस तरह से आपको समझना है। मैथ जो होती है बिल्कुल माइंड पर आधारित क्वेश्चन होती है। बिल्कुल आप घबराइए नहीं, इस वीडियो को देख कर दिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इस वीडियो को छोड़ देते हैं तो ठीक होगा, यानी इस वीडियो से कोई फायदा होने वाला नहीं। तो बिल्कुल आप जो फर्जी वीडियो देखते हैं उससे दूर रहिए, बिल्कुल इस वीडियो को देख कर जाइए। 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो मूल बिंदु से क्या होती है, तो मूल बिंदु से दूरी √x² - y², यानी x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो x का मान 2 है तो 2 के स्क्वायर 4, और वही 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9। अब इस दोनों को हम जोड़ देते हैं तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा, तो 9 4 13। इसलिए 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी। याद रखना है, एक एक प्रश्न को इस तरह से अगर समझ के याद करते हैं तो बिल्कुल आपका सभी सही होने वाला है। अब 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो दशमलव प्रसार शांत उसी का होता है जिसके गुणनखंड में 2 और 5 आते हैं। तो अगर हम 8 के गुणनखंड करते हैं तो इसमें 2 ही खाली आता है, 2 गुने 2 गुने 2। उसी तरह से 15 गुणनखंड करते हैं तो 3 गुने 5 आ गया। 3 गुने 5 आने का मतलब है कि यह नहीं हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ इसके गुणनखंड में 7 आएगा, यह भी नहीं होगा, इसके गुणनखंड में भी नहीं आएगा। इसलिए 6 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन ए, अर्थात 3/8 का दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 7 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है। 7 नंबर प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके जैसा ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो बिल्कुल इस वीडियो को पूरा देख कर दिए। दिया हुआ है कि बिंदुओं -2,3 और 4 को मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु, तो बिल्कुल सिंपल होता है, क्योंकि मध्य बिंदु पूछा जाए, मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा जाए, नियामक पूछा जाए, तो इन दोनों को जोड़कर बटा में 2 करना है और फिर इन दोनों को जोड़कर बटा में 2 करना है। यानी 4 में -2 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 2 के बटा में करेंगे 2, क्योंकि 4 में हम -2 जोड़ने वाले हैं, इसलिए हमारे पास कितना होने वाला है 2 हो गया। उसी तरह से कॉमा 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 और बटा में 2। अब देखिए 2 से 2 एक बार में कट गया, 2 से 2 दूनी 4, यानी 1 और 2 जिसमें होगा वही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। तो 7 नंबर प्रश्न में आप देख रहे हैं कि 1,2 है, इसलिए 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो लंबवृत्तीय बेलन जो होती है उसकी वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh होती है। बिल्कुल फार्मूला पूछा गया है 8 नंबर प्रश्न में, तो बिल्कुल इस तरह की वीडियो आपको कंप्लीट देख कर ही जाना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। 9 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, 9 नंबर प्रश्न बिल्कुल देखना है कि सेक 60 डिग्री का मान है, तो सेक 60 डिग्री का मान होता है ऑप्शन सी, यानी याद करना है सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है 2 होता है। बिल्कुल यह फार्मूला टेबल से देखकर आप याद कर सकते हैं। चलिए 10 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है कि सार्वंतर डी हो सकता है, तो सार्वंतर डी याद रखिएगा कि क्या हो सकता है, तो इनमें से सभी हो सकता है। जैसे कि आपको बता दें कि आपका धनात्मक यानी प्लस में भी आ सकता है, ऋणात्मक यानी माइनस में भी आ सकता है, या शून्य भी आ सकता है, इसलिए इनमें सभी जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न देखिए 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 5 + 3√2 है, 5 + 3√2 क्या है, तो 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो होगा याद रखना है ऑप्शन बी, यानी एक क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जब भी कोई संख्या रूट से बाहर नहीं निकलती है तो ऐसी संख्या क्या होती है, तो अपरिमेय संख्या होती है। अगली प्रश्न 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन अभाज्य है, निम्न में से कौन अभाज्य है, तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, यानी 71 जो है अभाज्य है। बिल्कुल याद रखना है कि वैसी संख्या जो किसी और से भाग नहीं लगती है वो सारी संख्या अभाज्य हो जाती है। अगले प्रश्न देखिए 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, तो याद रखना है कि 13 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी अपरिमेय नहीं है। इसका मतलब क्या है, बिल्कुल यह परिमेय है, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होता है। बिल्कुल आप पूरे वीडियो को देखकर जाइए, इस तरह के प्रश्न आएंगे आप बिल्कुल आप बना कर आइएगा 100 में 100। चलिए दिया हुआ है निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होने वाला है, तो अभी हम फिलहाल पहले बताए हैं, क्योंकि 15 के गुणनखंड में 3 और 5 आया, तो अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आते हैं तो सारा क्या होता है अशांत होते हैं। अब 60 के गुणनखंड अगर करके देखते हैं तो 160 के गुणनखंड में हमारे पास 2 से करेंगे तो 80 हो जाएगा, अब 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, फिर हम 20 में अगर 2 से करते हैं तो 10 हो जाएगा, फिर हम 2 × 5 = 10 कर लेंगे। यानी हमारे पास जो मान दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी, उसको भी हम देख लिए और इससे पता चला कि हमारे इस सारे गुणनखंड में 2 और 5 आए हैं, इसलिए 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यानी 11/60 हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 15 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो 2 लगातार सम संख्या यानी हमें 2 और कितना लिखना है 4 लिखना है। अब 2 और 4 में कॉमन निकालिए तो 2 कॉमन निकल जाएगा, तो 2 कॉमन निकल गया, इसलिए एचसीएफ इसका क्या होने वाला है, तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, इस तरह से आप करके देख लीजिएगा, बिल्कुल इस तरह से सही आंसर आएगा, यानी 2 आपका ही बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखिए 16 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है कि यदि अल्फा तथा बीटा इतना के शून्यक हो तो 1/α + 1/β का मान क्या होना चाहिए। अब इसके देखिए इसे बनाने के लिए थोड़ा सा आपको हल करना पड़ेगा। क्यों हल करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो फार्मूला आता है, इसकी जो फार्मूला आता है वो आता है शून्यकों का योग और बटा शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल बात होती है। शून्यकों का योग -b/a होता है, ये -b/a क्या होता है a होता है, इसलिए ऊपर अगर निकालेंगे शून्यक तो -b/a करेंगे, इसका मतलब है कि -1/1 यानी माइनस में 1 हो जाएगा, और नीचे क्या होगा शून्यकों का गुणनफल -c/a होता है, यानी माइनस में 2 हो जाएगा। अभी माइनस माइनस क्या होने वाला है प्लस होने वाले हैं, यानी आपके पास फाइनल 1/2 आया है, यानी 1/2 ऑप्शन ए में आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्कुल इस वीडियो को कंप्लीट देख के जाइए, इसी में से प्रश्न आपको आने वाला है। बिल्कुल अगर छोड़ के जाते हैं तो बिल्कुल आप झांसे में पड़ जाइएगा और गलत सलत वीडियो देख जाइएगा, कोई फायदा नहीं होगा। देखिए दिया हुआ है 17 नंबर में कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद
ए एन प्लस बी है तो इसका पदांतर क्या होगा, पदांतर यानी सार्वंतर क्या होगा। बिल्कुल इस प्रश्न को भी हल करना होगा और यहाँ से आपका प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 18वां प्रश्न क्या दिया हुआ है। तो 18वां प्रश्न दिया हुआ है कि बिंदु P 6,-5 का भुज है। अब देखिए ये बहुत सिंपल सवाल है और इस तरह के सवाल लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो x होते हैं उसके मान को हम लोग भुज कह सकते हैं और जो हमारे पास y होते हैं उसके मान को हम लोग क्या कहते हैं, तो कोटि कहते हैं। ठीक है, याद रखना है। तो 18वें प्रश्न में जो पूछा जा रहा है कि भुज क्या है, तो भुज जो हमारा 6 है, ये क्यों 6 है, क्योंकि अभी बताया कि x के जगह पे हमारे पास 6 है और y की जगह पर -5 है, इसलिए 18वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह से समझ के जाइएगा, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला है। दिया हुआ है 19वें प्रश्न में कि बिंदु 2,-3 स्थित है। तो जो भी मान प्लस प्लस में होती है वो प्रथम चतुर्थांश में होती है, यानी प्रथम पाद 19 के ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 20वें प्रश्न देखेंगे। बिल्कुल एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो 20वें प्रश्न में कि x का मान अगर ए हो जाए और y का मान अगर b हो जाए तो समीकरण x - y = 2 तथा x + y = 4 के हल हो सकते हैं। तो a और b के क्रमशः मान क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न को भी बना सकते हैं, तो बनाने के बाद आएगा आंसर ऑप्शन सी यानी 3,1 हो जाएगा। लेकिन इस तरह के प्रश्न को आप पहले अटेम्प्ट में यानी पहले बार इसे छोड़ने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल आसान जो प्रश्न होगा उसे बनाने की कोशिश करना है। तो चलिए हम लोग 21वां प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न में दिया हुआ है कि समीकरण x² + 2x + 4 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूल की प्रकृति निकालने के लिए तो आपको b d निकालना होगा। तो d के मान क्या होता है, तो b² - 4ac होता है। बिल्कुल समझना है। तो b² का मतलब हुआ कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 -4 गुने a के मान कितना होगा, तो x में छुपा हुआ है 1 और c में छुपा हुआ है 4, यानी 4 - 4 चौका कितना हो जाएगा 16। अब देखिए कोई भी मान हमारे पास अगर माइनस में आए d के लिए तो वह मान्य नहीं होता है, इसलिए 21वें प्रश्न का सही उत्तर होगा अवास्तविक, यानी अवास्तविक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक एक प्रश्न को देख के जाइए और वहां पे छाप के चले आइए। 22वां प्रश्न दिया हुआ है कि बिंदुओं 4,-1 और 2,3 के बीच की दूरी क्या होगा। तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। वही हमारे पास प्लस में 1 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -4 -4 के स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16। अभी दोनों को जोड़ने के बाद में रूट के अंदर हमारे पास बचा 20 और 20 का अगर हम गुणनखंड कर ले तो 4 गुने 5 यानी 4 का वर्गमूल 2, तो 2√5 कितना हो गया 2√5। अब 2√5 जो हमें ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, इसलिए 22वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह से हल करके आप बना सकते हैं, एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न दिया हुआ है कि बिंदुओं 4,10 और 2,2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु की दूरी 0.2 है। तो अब इसे हम बनाने पड़ेगा और इसे जब बनाते हैं तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात 5 इकाई आने वाला है। बिल्कुल आप बना सकते हैं। अगली तो 24वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है। 24वां प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 24वां प्रश्न में कहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्षों का निर्देशांक कितना है तो हम इसका केंद्रक निकालना चाहें। तो केंद्रक निकालने के लिए सभी पहले वाला x वाला मान को एक साथ जोड़िए, यानी 2 0 4, तो 2 में 0 जोड़ेंगे 0 और 4 कितना हो जाएगा 6। 6 के बाटा में हम कितनी करेंगे 3, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजा होती है तो 3 हम दे देंगे। 3 दूनी 6, 2 हो गया। वही आपको 4 में 6 जोड़ेंगे 10, 10 में से घट जाएगा कितना हो जाएगा 9। जोड़ा है जाएगा, जोड़ने पर ही घटेगा, तो इसलिए 3 से 3 3 बार में कटेगा, यानी 2 और 3 जिस ऑप्शन में है वही आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है 2,3। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि यदि बिंदु इतना और इतना ये भी संरेख हो तो इसमें से कौन सा मान सही हो सकता है। तो बिल्कुल इसे तो बनाना पड़ेगा त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल के, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि 25वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होने वाला है, क्योंकि ए किसके बराबर होगा 2b के बराबर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 26वां प्रश्न दिया हुआ है कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, यह कथन किसका है। तो 26वें प्रश्न का सही उत्तर है यह कथन थेल्स परिमेय के द्वारा कहा गया था कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव एक दूसरे क्या होती है समान होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल 27वां प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इसमें से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। 27वें प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है तो तीसरी भुजा का समूह कितना का होता है, यानी समूह कोण कितना का होता है। तो 27वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात 90 डिग्री का होता है, क्योंकि यह एक समकोण त्रिभुज बनाती है जो बिल्कुल आपको 90 डिग्री के एंगल पे रहता है। अगले प्रश्न देखिए 28वां प्रश्न दिया हुआ है। 28वां प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीसी हो और जिसमें बीसी का मान दिया हुआ है ईएफ का भी मान दिया हुआ है, यदि इसका क्षेत्रफल 54 हो तो डीएफ का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। तो बिल्कुल इस प्रश्न को हल करना होगा
और जैसे हल करिएगा तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी यानी 96 मिल जाएगा। तो कोशिश करिए कि इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो पहले अटेम्प्ट में छोड़ना है, बाद में अगर नहीं हो बनाने के लिए मिले दूसरा प्रश्न तो आप इस प्रश्न को बना सकते हैं। दिया हुआ 29वां प्रश्न देखिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो 29वां प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वह याद रखिएगा ऑप्शन डी, यानी वृत्त के अंदर से दिए हुए बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो एक भी नहीं, याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न दिया हुआ है 30वां प्रश्न में कि यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में इस तरह के हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे जब उसका क्या बराबर होगा। इस चारों ऑप्शन में क्या बराबर होगा कि वो समरूप हो जाएंगे। तो 30वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, अर्थात कोण B कोण E के बराबर होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 31वां प्रश्न में दिया हुआ है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC जहाँ कोण C समकोण है तो AB² किसके बराबर होगा। तो इस तरह के हम लोग प्रश्न सिद्ध करके बनाए हैं, प्रश्नावली में पढ़े हुए हैं। तो AB² बराबर 2AC² हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी कहा गया किसी बिंदु P से एक वृत्त के जीवा पर खींची गई स्पर्श रेखा PA तथा PB की समकोण 80 हो तो कोण PO का मान कितना होगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न को बनाना होगा और बनाने के बाद 32वां प्रश्न का सही उत्तर 50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 50 और 50 सही होगा, बाकी 80 डिग्री यहाँ दिया हुआ है। अगले प्रश्न देखिए दिया हुआ है, इस तरह के प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो कोशिश करना है कि वैसे प्रश्न पढ़ना जो आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से आने वाले हैं। तो 33वां प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह बता देते हैं आपको डायरेक्ट, क्योंकि इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि हल करके बनाना पड़ेगा। अगले प्रश्न देखिए दिया हुआ है 34वां प्रश्न कि समांतर श्रेणी क्या है। समांतर श्रेणी 8, 10, 12 का 10वां पद होगा। तो 10वां पद निकालना तो सिंपल बात है, क्या होता है A + 9D, यानी A के मान जो पहले आता है 8 हो गया और वही आपका 9 + D का मान कितना हो गया। तो D के मान 10 में से 8 घटे कितना हो जाएगा 2, यानी 8 + 9 दूनी 18, 18 कितना हो जाएगा 26। याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन 26 यानी ऑप्शन बी होने वाला है। तो चलिए इस प्रश्न में, इस वीडियो में हम इतना ही प्रश्न बताएं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो इस तरह की और वीडियो देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को लगातार सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।